हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस था वो तो पूरा ख़त्म हो चुका है और अब हम केवल क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना। और आज मैं लेकर आया हूँ किसके, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता के प्रश्न। ठीक है, तो सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस मेरे पास काफ़ी हैं, तो देखते हैं कि कितना देर चलता है। ठीक, तो कोई भागना मत क्योंकि इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, और इसमें से कम कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनके डिजिट्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 की जगह 5, 4 की जगह 6 हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के प्रकार होंगे, जो फार्मूले होंगे, जो कॉन्सेप्ट होगा वो इसी टाइप के होंगे। तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, छोड़कर भागिएगा मत क्लास, और शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखना। ठीक, और अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बिना समय को बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, एकदम छोटे से शुरुआत है। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है, एक घन की कोर जो है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो घन की जो कोर आपको दी गई है, क्या दी गई है, घन की कोर कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो आप घन के सारे फार्मूले जानते हैं, घन के सारे सूत्र जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि उसका जो भुजा होता है, उसकी जो कोर होती है उसका क्यूब कर दीजिए। घन का जो क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वो क्या होता है, 4a² होता है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 6a², यानी कि 6 होता है। तो हम यहाँ पर सीधे लगाएंगे संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, 6a²। और आप जानते हैं कि 6 तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और a का मान हमको दिया गया है सवाल में कितना, 4। तो हम a की जगह पर क्या लिखेंगे, a की जगह पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो गुणे माना जाता है, 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6 गुणे 4 चौक क्या हो जाएगा, 16। और ये कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96। कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96। ये आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, 6a² सूत्र लगा देना था, और उसके बाद में a का मान इसमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो a के मान की जगह, a की जगह आपको रखना था कितना, 4 रखना था, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, तो 16 छक्का हो जाएगा 96, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन देख ले, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ क्लियर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो ये दे रखा है कि एक क्या है, आयताकार आधार की टंकी है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है। तो जो आयताकार आधार की टंकी है उसका देख लीजिए क्या दिया हुआ है। आयताकार आधार की जो टंकी है उसका दिया हुआ है कि 3 मीटर गुणे 2 मीटर है। 3 मीटर गुणे 2 मीटर क्या है, इसका आधार है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 3 मीटर है वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका लंबाई यानी कि L, और जो 2 मीटर है वो आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई यानी कि B। यही तो है, जो ज़्यादा वाला है वो लंबाई होगा, जो कम वाला है वो चौड़ाई होगा। ठीक, अब आयताकार है तो यही दो होगा, लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि उसमें एक ठोस वस्तु डुबो देने पर पानी का तल 5 मीटर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, उसमें कोई ठोस वस्तु डुबा रहे हैं, तो ठोस वस्तु डुबाने पर क्या हो रहा है, ठोस वस्तु को डुबाने पर पानी का तल कितना ऊपर उठता है भाई, 5 मीटर उठ जाता है। पानी का तल 5 मीटर उठ जाता है। ठीक, ये 5 मीटर देखिएगा। ठीक है,
अब आपसे क्या पूछ रहा है, डूबे ठोस का आयतन ज्ञात करिए। तो ये जो ठोस वस्तु हमने डुबाया है, इसी का हमें क्या निकालना है, आयतन क्या होगा। इसी का हमें पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा। ठीक है, तो जो पानी ऊपर उठा है, ठीक है, जो पानी ये उठा है, ये क्या क्या हो जाएगा, उठे हुए पानी की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा, जो ठोस वस्तु उसमें डुबाया गया है उसका आयतन। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ठोस वस्तु का आयतन और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा जो टंकी है उसका, उसके आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बटे में क्या आ जाएगा, टंकी के आधार का क्षेत्रफल, टंकी के आधार का क्षेत्रफल, ये आपका सूत्र हो जाएगा इसके लिए। ठीक, अगर वो सिलेंड्रिकल होता है यानी कि बेलनाकार होता है, जैसे बाल्टी वगैरह होता, तो उसमें क्या होता, तो उसमें भी यही रहेगा। ठीक है, सूत्र यही रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आधार है वो आयताकार है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पर लगेगा, और वहाँ पर जो आधार होगा बेलनाकार में वो क्या होगा, ऐसे आधार, जैसे मान लीजिए कि अगर आयताकार आधार है तो कुछ इस प्रकार होगा, है ना। एक मिनट रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। जैसे देखिए, ये आपको क्या दे रखा है, आयताकार आधार है। ठीक, तो इसका मान लीजिए कि ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है। ठीक, अब क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो लग रहा है बन नहीं पाएगा मुझसे। ठीक है, ये भी मान लीजिए कि किधर इसको उठाएं, इधर, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से अगर मैं बनाऊं इसको, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए आयताकार जो टंकी है उसका ये क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार क्या है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है। ठीक, इसमें मान लीजिए कि मैंने एक ठोस, इसमें कुछ पानी भरा हुआ, मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ था, इस हाइट तक पानी भरा हुआ था। ठीक, इस हाइट तक क्या है कि पानी भरा हुआ था। ठीक, अब मैंने क्या किया कि इसमें एक ठोस वस्तु डाल दिया, मान लीजिए ये डाला मैंने ठोस वस्तु। ठीक है, ये डाल दिया मैंने, तो इसका जो ऊंचाई था वो कितना हो गया, 5 मीटर ऊपर उठ गया। मान लीजिए पूरा भर गया, 5 मीटर ऊपर उठने का मतलब ये मान लीजिए पूरा भर गया। ठीक, कितना हो गया, पूरा भर गया। और मान लीजिए अगर यही आपके पास क्या होता, बाल्टी होता, मान लीजिए ये बाल्टी है। ठीक, ये है आपके पास बाल्टी, इसमें यहाँ तक पहले पानी भरा हुआ है। ठीक, अब मैं इसमें एक ठोस ऐसे डाल दे रहा हूँ, ठोस वस्तु, और उसके बाद में क्या हो रहा है, ये पानी का लेवल जो है 5 मीटर उठकर यहाँ तक आ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा आधार का वो क्या है, आयताकार टंकी है, तो मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार। अब ये आधार जो है, बेस जो है उसका, ये यही वाला आयत तो है, ये जो हमने पहले बनाया है, जो 3 3 और 2 2 लिखा है, वही वाला बेस है। तो क्या हो जाएगा, उसका जो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अगर ये बेलनाकार होता, कोई बाल्टी वाल्टी होता, ठीक है, और उसमें पानी भरा होता, तब क्या होता, तो यहाँ पर क्या है, आधार ये देखिए गोल गोल है, आपको दिख रहा होगा वृत्त, तो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या लगता है, तब अगर बेलनाकार होता ये आपका टंकी, तो यहाँ पर लगता पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो सूत्र यही रहेगा, और डिपेंड करता है कि आपका बर्तन किस तरह का है, आयताकार है कि बेलनाकार है या किसी और आकार का है, तो उसका जो ये नीचे का जो क्षेत्रफल होगा आधार का, वो वाला यहाँ पर सूत्र लगेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक, तो ये सूत्र है आपका। अब हम इसमें क्या करेंगे, उठे हुए पानी की ऊंचाई। ठीक, उठे हुए पानी की ऊंचाई कितनी है, तो ये 5 मीटर उठ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसकी पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। लिख दिया हमने 5, बराबर का निशान है, हमने बराबर लगाया। ठोस वस्तु का आयतन, यही तो हमको निकालना है, ठोस वस्तु का आयतन,
तो हम इसको क्या लिख देंगे, आयतन, ऐसे ही शॉर्ट में आयतन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक। इसको हम ऐसे ही आयतन लिख देंगे, ठीक। और टंकी के आधार का क्षेत्रफल, तो टंकी के आधार का क्षेत्रफल क्या है, आयत है, आयताकार टंकी है, मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो बराबर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 ये ऐसे ही रहेगा और आयतन ऐसे ही लिखा रहेगा, और क्या हो जाएगा, लंबाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे 3 मीटर और चौड़ाई की जगह पर हम लिख देंगे 2 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, ठीक, इतना हो गया। अब अगर मैं उसको करूँगा आगे तो क्या हो जाएगा, 5 ये इधर है और ये गुणा होके हो जाएगा 6, तो 6 जो आएगा वो इधर जब आएगा तो इधर है, बटा में इधर आएगा तो गुणे में होगा, तो 5 ये हो गया, गुणे में हो गया 6, बराबर में ये क्या है, आयतन, ठीक। तो आयतन कितना आ गया, आयतन को हम लिख सकते हैं कितना, आयतन आपका आ जाएगा 5 छक्का 30, तो आयतन आपका कितना आ गया, 5 गुणे 6 बराबर 30, क्या है मीटर, 30 मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल आपने निकाला है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो ये मीटर स्क्वायर में हो गया, ठीक। और ये 5 मीटर ऊंचाई है, मतलब ये भी मीटर में है, जब ये मीटर स्क्वायर और मीटर गुणा होगा तो क्या होगा, मीटर क्यूब ही तो होगा, और आयतन वैसे भी मीटर क्यूब में रहता है, ठीक। तो कितना आ गया, 5 छक्का 30 मीटर क्यूब। तो ये सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक, ये जो सूत्र है इसको लिख लीजिएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको मान रख देना था और उत्तर अपने आप आ जाता। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चाचा तहीं बड़ा हो तो। हाँ, अगला प्रश्न है, एक घनाभ की कोरें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। क्या है, दिया हुआ है कि एक घनाभ है, ठीक, और घनाभ का जो कोर है वो दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं एल आपको दिया है क्या क्या है भैया, 4 5 10, तो मान लेते हैं कि इसका जो कोर है वो कितना कितना है, 4 है सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब मैं मान लेता हूँ कि 5 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई है, 4 सेंटीमीटर जो है इसका वो क्या है, चौड़ाई है यानी कि बी है, और 10 सेंटीमीटर जो है इसका ऊंचाई यानी कि एच है, ठीक। ये इसका एल हो गया, ये इसका बी हो गया, और ये इसका क्या हो गया, एच हो गया, 4 5 और 10 सेंटीमीटर। अब मैं कह रहा हूँ क्या, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, घनाभ का पृष्ठ और विकर्ण की माप निकटतम दशमलव के एक अंक तक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसका, एक तो निकालना है पृष्ठ, जब केवल पृष्ठ बोलेगा तो आप संपूर्ण पृष्ठ निकालिएगा, ठीक। एक तो आपको निकालना है पृष्ठ, और दूसरा अगर कुछ निकालने लायक इसमें है तो क्या है, विकर्ण, दशमलव के बाद एक अंक तक बोला गया है, ठीक, मतलब इसका क्या है कि दशमलव में आएगा तभी बोला गया है। तो देखिए पृष्ठ का घनाभ का सूत्र क्या होता है, तो कुल पृष्ठ बराबर क्या होता है घनाभ के, घनाभ का कुल पृष्ठ बराबर हो जाएगा आपका 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। अब हम रख देंगे मान सबका, 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, लंबाई इसमें दिया हुआ है 4 तो हम लिख देंगे 4, साइन बीच में कोई नहीं है तो गुणा का होता है, तो 4 गुणे में क्या आ जाएगा, क्या दिया हुआ था, लंबाई इसमें लिखा हुआ है 5, ठीक, तो हम लिखेंगे 5, और गुणे में क्या हो जाएगा, बी दिया हुआ है आपका 4 तो हम लिख देंगे 4, प्लस में क्या है, प्लस ही है, बी ऐसे ही लिखा रहेगा, तो बी क्या है, बी की जगह पे 4 है हमने 4 लिख दिया, और एच की जगह पे क्या है 10 है तो हमने 10 लिख दिया, प्लस एच की जगह पे फिर से 10 है हमने 10 लिख दिया, गुणे में एल की जगह पे क्या है 5 है हमने 5 लिख दिया, सबका हमने मान रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 20, प्लस लगा है प्लस लगा दिया, 4 को 10 से गुणा किया हमने हो गया 40, प्लस लगा है प्लस लगाया, 10 को 5 से गुणा किया हो गया 50। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने कुछ किया नहीं, बस मान रख के और गुणा कर दिया है अभी। अब हम इसको क्या करेंगे, जो गुणा किया है इसको अंदर वाले को हम जोड़ लेंगे पूरा, तो जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 20 40 60 और 50 110, यही तो होगा।
50 40 90 और 9 2 11 110 हुआ, ठीक। अब 110, अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो ब्रैकेट हम जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 110। और इसका कहने का मतलब क्या है कि 11 दूना 22 यानी कि 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कुल पृष्ठ हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। यही तो करना है, विकर्ण निकालना है हमें। तो देखिए विकर्ण का क्या सूत्र होता है, याद है ना, घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे अंडर रूट में, ठीक, और हमें कुछ करना नहीं है। तो एल का मान दिया हुआ है इसमें कितना, 5, हमने ये लगाया अंडर रूट, एल का मान दिया है 5, हमने कर दिया 5 का स्क्वायर, प्लस लगा है, प्लस लगाया, बी का मान दिया हुआ है 4, हमने लिख दिया 4 स्क्वायर, प्लस लगा है, प्लस लगाया, एच का मान इसमें दिया हुआ है 10, हमने लिख दिया 10 का स्क्वायर, ठीक। यही तो है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 25 यानी कि 5 × 5 = 25 हो गया, स्क्वायर सबका कर रहे हैं, ठीक। 4 को 4 से करेंगे, 4 चौक हो गया 16, और 10 को 10 से करेंगे गुणा तो हो गया 10 × 100, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर ही जोड़ लेंगे। तो ये जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा भाई, 100, ये है 100 और 25 125, 125 और 10 135, 135 और 6 141, कितना आया जोड़ने पे, 141 आया, वो भी अंडर रूट में है अभी, ठीक। कितना आया जोड़ने पे, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 हासिल 4 और 1, 141 आया जोड़ने पे, वो भी अभी है अंडर रूट में। अब हमें करना क्या है, तो हमें अगर इसमें कुछ करने लायक है तो हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक। अब आप क्या करिए, आप इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक, जो आपको आसान लगे। वैसे इसका भाग विधि से निकालेंगे तभी सही भी है, उससे वो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसका क्या करें, भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। अब भाग विधि से अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो आप क्या करेंगे, 41 का ऐसे जोड़ा, दाहिने साइड से जोड़ा बनता है, ये जोड़ा बन गया, ये बचा 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि एक बार ले जाएंगे तो 1 एकम 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया, और 1 में से 1 अगर घटाएंगे तो ये बच गया क्या, 0, कुछ नहीं। 41 को आप ऐसे ही उतारेंगे, और ये हो गया 1 और 1 2, ठीक। अब यहाँ पर कितना है, 41 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अगर 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। 2 बार अगर ले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको ले कितनी बार जा सकते हैं, तो हम इसको 1 बार ले जाएंगे फिर से। तो फिर से अगर हम इसको 1 बार लेकर गए तो ये कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। अब 41 में से जब 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 20, और इसको हम जोड़ लेंगे हो जाएगा 2, और ये तो हो गया 2, ठीक। अब 1 में से 1 गई 0, 4 में से 2 गई 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला था कि दशमलव के बाद एक अंक तक निकालना है, ठीक। तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, और दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 0 बढ़ा लेते हैं। 0 2 इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमेशा जोड़ा में रहता है, ठीक। तो हम इसका जोड़ा बना लिए। अब ये दशमलव जो है इसको यहाँ से हम हटा के यहाँ पर लगा दिए, इस यहाँ पर दशमलव का काम ख़त्म, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये जो 20 है इसमें हम इसके बगल में 2 0 ये उतार देंगे, तो ये हो गया 2000, ठीक। और अब हम देखेंगे कि 2000 से ज़्यादा ना हो, तो अगर हम ले जाते हैं 2 बार तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 444 ही हो रहा है। 8 बार लेके जाते हैं तो 8 8 64 के 4 6 हासिल, 8 दूनी 16 6 22 के 2 2 हासिल, 8 दूनी 16 6 22, तो ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक। अगर 7 बार ले गए, 7 7 49 के 9 4 हासिल, 7 दूनी 14 4 18 के 8 1 हासिल, 7 दूनी 14 1 15, 7 बार हम ले जा सकते हैं। तो हम ले गए 7 बार, 7 7 49 के 9 4 हासिल, 7 दूनी 14 4 18 के 8 1 हासिल, 7 दूनी 14 1 15, ठीक। ये आ कितना जाएगा, 10 में से 9 घटाएं, यहाँ पे कुछ भी आया, अब आपको मतलब है इससे, तो ये क्या हो गया, 11.7 जो है इसका क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। तो ये जो आएगा इसके विकर्ण का लंबाई वो कितना आएगा, 11.7 सेंटीमीटर, ठीक। कितना आएगा, 11.7 सेंटीमीटर।
और इसका एक शॉर्टकट भी है। तो वो शॉर्टकट क्या है इसका स्क्वायर निकालने का, वर्गमूल निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का? वो कुछ इस प्रकार है कि 141 के आसपास आप कोई संख्या जानते हैं जिसका क्या हो, वर्गमूल हो, जो एक पूरा पूरा वर्गमूल बन रहा हो। तो आप जानते हैं कि ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, 11 ग्यारहवा होता है 121, 121 होता है, और 141 में से अगर हम 121 घटाएंगे तो बचेगा 20। ठीक, तो 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 20 लिख सकते हैं इसको हम। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो 11 है इसको हम ऐसे लिख देंगे बाहर, और ये जो 20 है 20 को हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और ये जो 11 है, ये जो 11 है इसके दुगुना से हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 11 दूना 22 होता है, तो उससे हम इसको भाग देंगे 20 को। तो 20 को जब हम 22 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 20 को हम 22 से भाग दे के देखते हैं भैया। 2 ग्यारहवा होता है 22 और 2 दहमा होता है 20। तो यह कितना जाएगा, 11 9 99, वो भी 0.9 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 0.9, कितना आएगा 0.9। तो अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा आपका, अप्रॉक्स में आ जाएगा 11 प्लस 0.9। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 प्लस 0.9, और इसको आप जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.9 सेंटीमीटर। तो अप्रॉक्स में आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 11.9 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं। तो आप इस तरह से इसका निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो दोनों विधि जानिए, जो आपको आसान लगेगा वो आप कर दीजिएगा। तो इसमें भी कुछ था नहीं, बस आपको ये वर्गमूल निकालना था, बाकी तो सब सूत्र का कमाल था। अगर आपको सूत्र पता है, कैलकुलेशन आती है, तो आपका सब होता चला जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक घनाभ की कोरें दी हुई हैं 3, 4 और 5। तो घनाभ का क्या पूछ रहा है, पृष्ठ पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है, एक घनाभ की कोर दी हुई है 3, 4, 5। ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक, और ये सब थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि दिख नहीं रहा है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, ये घनाभ का कोर है। ठीक है, घनाभ की कोरें। ठीक, आपको इसमें निकालना क्या है, पृष्ठ निकालना है। और पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, कुल पृष्ठ। अगर आपसे वक्र पृष्ठ लिख कर देगा तभी निकालिएगा, नहीं तो कुल पृष्ठ ही निकालिएगा। ठीक, तो कुल पृष्ठ आपको निकालना है। तो आप सूत्र क्या लगाएंगे, कुल पृष्ठ का क्या सूत्र होता है। तो आप जानते हैं कि कुल पृष्ठ का एक ही सूत्र होता है, और वो क्या होता है, घनाभ की कुल पृष्ठ बराबर हो जाएगा आपका कुल पृष्ठ बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, आप इसमें इसका मान रख दीजिए। 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। L आपका हो गया कितना, L आपको जो इसमें अच्छा लग रहा है वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसकी लंबाई ज़्यादा हो सकता है, चौड़ाई ज़्यादा हो सकता है, ऊंचाई ज़्यादा हो। ठीक, तो इसमें हम मान ले रहे हैं, ये 4 को मान ले रहे हैं L है, 5 को मान ले रहे हैं H है, और 3 को मान ले रहे हैं कि B है। ठीक, तो L की जगह पे मैं रख रहा हूँ 4, B की जगह पे मैं रख रहा हूँ 3, और H की जगह पर क्या हो जाएगा, ये फिर से B की जगह पे मैं रख रहा हूँ 3, H के जगह पर रख रहा हूँ 5, प्लस H के जगह पर 5, और गुणे में फिर से आ गया L के जगह पर 4। ठीक, हमने ये कर दिया। 2 ऐसे ही रहेगा आपका, जानते ही हैं। 4 तियाँ होता है 12, प्लस लग गया 3 पचे होता है 15, प्लस लग गया 5 चौक होता है 20। ठीक, यहाँ तक तो कुछ करना नहीं। 2 ऐसे ही करिए, इस सबको जोड़ लीजिए। 20 और 10 30, 5 35, 35 10 45, 2 हो गया 47। तो गुणे में आ गया कितना, 47। ठीक है, कितना आ गया गुणे में, 47। अब इसको गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 47 दूना 94। कितना आ जाएगा, 94, और वो भी किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो इसका कुल पृष्ठ हो जाएगा आपका 94 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मिटा देते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि 6 है? 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको? एक लंब वृत्तीय बेलन है, लंब वृत्तीय बेलन, ठीक। और उसके आधार की त्रिज्या के आधार की त्रिज्या दिया है कि क्षेत्रफल के आधार का क्षेत्रफल है, ठीक है। के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना? 154 वर्ग सेमी, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपको दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन की क्या दे रखी है? और ऊंचाई दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक। आपसे पूछ क्या रहा है? आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसका? आयतन निकालना है, आयतन, है ना। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। अब जैसे देखिए बेलन है तो कुछ ऐसे ही होगा, ये है आपका लंब वृत्तीय बेलन, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, इसका आपको क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। और आपको इसका जो ऊंचाई है ये भी दे रखा है कि ये है कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे वाला क्या होता है? वृत्त ही तो होता है। नीचे वाला जो होता है ये पोर्शन, इसका आधार, ये क्या है? वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये जो 154 सेंटीमीटर दे रखा है, ये क्या दे रखा है? पाई आर स्क्वायर का मान ही तो है। और ये जो 10 सेंटीमीटर है ये है एच। अब आयतन का सूत्र क्या होता है? तो आयतन का सूत्र होता है, जो ये होता है लंब वृत्तीय बेलन, इसके आयतन का सूत्र होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। आपको ये पता चल गया। अब देखिए इसमें आपको बहुत कुछ दे रखा है, आपको कुछ करना ही नहीं है। पाई आर स्क्वायर का मान आपको यहाँ पर दे रखा है 154, तो इसके जगह पर आप क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 154 लिख दिया। एच का मान आपको दे रखा है 10, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे आप? सीधे गुणे में 10। पाई वाई का मान रखने का झंझट ही खत्म है, ठीक। ये आपने लिख दिया 10। अब क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1540। किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपका क्या हो गया? इस बेलन का आयतन हो गया, ठीक। तो अगर आपको ये आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आयतन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेमी है, ठीक। फिर से दे रखा है यही, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या है? ये भी एक बेलन है, और इस बेलन का क्या दे रखा है? आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है? 81 पाई। तो ये भी जब यही चीज़ है, इसका मतलब ये भी क्या है? पाई आर स्क्वायर का मान ही ये भी है, ठीक है। ये भी क्या दे रखा है हमको? पाई आर स्क्वायर का ही मान, तो ये दे रखा है 81 पाई, ठीक, क्योंकि उसका सूत्र यही होता है। अब कह रहा है यदि इसकी ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई आपको क्या दे रखी है? ऊंचाई कहाँ चला गया भैया? अच्छा, अभी लिखना है। इसकी ऊंचाई आपको क्या दे रखी है?
तो ऊंचाई फिर भूल गया मैं, 14 सेंटीमीटर है। ठीक, ऊंचाई इसकी है 14 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है आपको, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो देखिए इसका वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का वो होता है 2πRh। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πRh। यही तो होता है, कह दो नहीं होता है ना, है ना। टू पाई आर एच ये होता है वक्र पृष्ठ। हमको निकालना है ये, और दिया हुआ है ऊंचाई और क्षेत्रफल आधार का। चलो ठीक है, निकालते हैं। तो देखिए ये जो 2πRh दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे, ये तो इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र है। अब हम इसमें जो जो दे रखा है उसका मान हम रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम ये जो πr² है, तो πr² बराबर आपको दे रखा है कितना, πr² बराबर आपको दिया है 81 पाई। ठीक, तो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। तो r का मान आपका यहाँ से कितना आ गया, 9 आ गया। यही तो आएगा, पाई से पाई कट गया जब, तो r का मान आपका कितना आ गया, 9 आ गया। 9 ही तो आएगा। क्यों 9 आएगा, क्योंकि r² बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 81 होगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 81 को जब बाहर निकालेंगे तो 9 9 81 होता है, तो 9 आ जाएगा। तो r आपको यानी कि त्रिज्या आपको मिल गया 9। ठीक, अब उसमें हम मान रख देंगे 2πRh में। तो होता है क्या, 2πRh में 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान आपको मिल गया कितना, 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दिया 9, और h का मान आपको कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने लिख दिया क्या, 14। यही तो लिखेंगे। अब 7 से हम इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख देंगे, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 और गुणे 9, ये हो जाएगा। तो 88 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 9 8 72 के 2, 7 हासिल, 9 8 72 और 7 79, कितना, 79। तो ये क्या आ गया आपका, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, करना क्या था, इसमें कुछ करना नहीं था। आपको आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 81 पाई। आधार का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा था, 81 पाई आपको दे रखा था। और आप जानते हैं कि आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है। यानी कि जो 81 पाई आपको दे रखा है वो किसका मान दे रखा है, πr² का, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr² बराबर आपको 81 पाई दिया हुआ है। तो पाई से पाई गया कट, बचा क्या, r²। तो r² बराबर है आपका 81। तो r बराबर क्या हो जाता है, 81 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो r का मान आपका आ गया 9। सूत्र होता है 2πRh, 2 की जगह पे 2 ही रहेगा, पाई की जगह पे हो गया 22/7, r की जगह पे आपने निकाला 9 हो गया, और h आपको दे रखा है 14। आपने इसमें मान रख दिया। उसके बाद में 7 से 14 को काटा, 2 आ गया। फिर 2 9 18, 18 22 दूना 44। ठीक है, इस इधर से गुणा करते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 22 दूना 44 और 44 दूना 88, और 88 को 9 से गुणा किया तो आ गया कितना, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठ आ गया। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। और यही आपका उत्तर हो गया जो आपको चाहिए था, यही तो निकालना था। तो यही आ गया आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 7 है क्या, 7 है, ये तो हमको भी पता है, लेकिन है क्या। तो प्रश्न संख्या 7 जो है वो है, 2 समान ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:5 के अनुपात में हैं। ठीक है, क्या है, 2 समान ऊंचाई वाले क्या हैं, बेलन है। ठीक, तो ऊंचाई जब दोनों की समान है तो हम लिख सकते हैं कि
एच इसका भी ऊंचाई होगा। पहले लिख देता हूँ मैं कि दो समान ऊंचाई है, ठीक। दो बेलन है, पहली चीज़ क्या है, दो बेलन है और दोनों का जो वो है क्या है, ऊंचाई है। दोनों का जो ऊंचाई है वो क्या है, तो ऊंचाई दोनों का एच है, ठीक है। ऊंचाई दोनों का क्या है, एच है। मैं मान लेता हूँ ऐसा, क्योंकि जब ये दे रखा है कि ऊंचाई दोनों की बराबर है तो ऊंचाई को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम दोनों की ऊंचाई क्या मान ले रहे हैं, एच मान ले रहे हैं। आगे क्या दे रखा है, बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:5 के अनुपात में हैं। जो इसकी त्रिज्या है बेलन के अनुपात की, यानी कि आर जो है, तो आर क्या है, 2:5 में है। यानी कि R1 अगर हम मान ले 2 है तो R2 जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। R1 को अगर हम 2 मानेंगे तो R2 जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या है। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है कि आयतन का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, आयतन का अनुपात निकालना है। तो हमारे पास दो बेलन हैं, एक हो गया बेलन 1, बेलन 1, और दूसरा हो गया बेलन 2। मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक। इसमें दे रखा है ऊंचाई जो है इसका भी h है, इसका भी h है, ठीक। फिर इसका जो आधार का त्रिज्या दे रखा है वो कितना है, इसका है 2, ठीक है, और इसका है 5। ये है r, ठीक। ये है ऊंचाई। इतना हो गया। अब आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन के, तो बेलन के आयतन का सूत्र जो होता है आप जानते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है, ये होता है बेलन के आयतन का सूत्र। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे, अनुपात निकालना है, और अनुपात अगर हम निकाल रहे हैं तो हम बटा में करके निकालेंगे, ठीक। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, ठीक है। तो बेलन 1 का आयतन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेलन 1 का आयतन बटा में क्या हो जाएगा, बेलन 2 का आयतन। बेलन 2 का आयतन, यही तो होगा। बराबर में क्या आ जाएगा इधर, तो देखिए बेलन 1 का आयतन क्या हो जाएगा, पाई, सूत्र यही तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई हो गया, आर के जगह पर इसमें क्या है, बेलन 1 में आर के जगह यानी कि त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है आधार की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम आर की जगह पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर, यही तो है। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा लिख दें यार, पाई, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक। और h का मान कितना है, तो h आपको बराबर दे रखा है तो हम h को h ही लिख देंगे, क्योंकि बोला गया है समान ऊंचाई के हैं, ठीक। तो h ही हो गया। फिर पाई ये हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच इस बेलन है तो इसका भी आयतन यही होगा। वैल्यू अगर किसी की चेंज होगी तो r की होगी, और r इसमें कितना है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक। और h आपको यहाँ भी दे रखा है कितना, h ही। h से h कट गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया। तो क्या आ जाएगा, बेलन 1, अब इतना पूरा मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख दीजिएगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ आयतन 1, ठीक है। आयतन 1 बटा आयतन 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। तो अब इसको अनुपात में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन 1 अनुपात
आयतन 2 बराबर 4:25। ठीक, यही तो होगा 4:25, और यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे अनुपात ही पूछा था और आपने क्या क्या अनुपात लिख दिया। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा था, ऊंचाई आपको दे रखा है कि बराबर है। ठीक, आपको दे रखा है दूसरी चीज़ क्या कि आधार जो है, आधार की त्रिज्या 2:5 में है। तो अगर इसका मैं मान लूँ कि ये है, इसका त्रिज्या है 2, तो इसका होगा 5। तो इसका ऊंचाई मैंने लिख दिया, दोनों का h है, और त्रिज्या इसका मैंने लिख दिया 2 है, और इसका मैंने लिख दिया 5। मैंने यहाँ पर किया बेलन 1 का आयतन बटा बेलन 2 का आयतन। यहाँ पर मैंने बेलन 1 का आयतन जब लिखा तो यहाँ पर हमने त्रिज्या माना था 2 बेलन 1 के आयतन में, तो हमने वहाँ पर क्या कर दिया 2 का स्क्वायर। बेलन 2 में हमें त्रिज्या दी गई है 5 के अनुपात में है, तो 5 मान लिया, तो 5 का स्क्वायर। पाई पाई से कट गया, एच एच से कट गया, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो बेलन 1 का बेलन 2 से अनुपात जो आया आयतन का वो क्या आया 4:25, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक, कुछ करना नहीं था, सूत्र था बस, सब सूत्र का कमाल है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि आपके पास फिर से क्या है, एक बेलन है। क्या है, एक बेलन है। ठीक, और बेलन का आपको क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ दे रखा है। क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ आपको इसका दे रखा है कितना, बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और आपको क्या दे रखा है, ऊंचाई है इसकी 5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई इसकी यानी कि h जो है, ऊंचाई बराबर h हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर। ठीक, आपको निकालना क्या है, इसका त्रिज्या, तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो इसका क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या बोले तो, त्रिज्या बोले तो क्या, r आपको निकालना है। अब आप इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप वक्र पृष्ठ दे रखा है तो वक्र पृष्ठ का सूत्र याद करिए। तो वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है बेलन का, वो क्या होता है, 2πr/h। ये होता है, क्या होता है, 2πr/h। ठीक, यही तो है। अब इसमें देखिए, जो जो आपको दे रखा है उसका मान इसमें रख दीजिए, इस समीकरण में। ठीक, ये जो सूत्र दे रखा है इसमें जो जो आपको ऊपर दिया गया है उसका मान रख दीजिए। तो वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है, तो वक्र पृष्ठ को आप लिख सकते हैं 110, यही तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया 110 आपका, बराबर का निशान है, बराबर हो गया। 2 ऐसे लिखा रहेगा। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पे पाई का मान 22/7 अगर हम रखें, चलो रखते हैं। ठीक, पाई का मान होता है 22/7। आर आपको कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, वही तो आपको निकालना है। ठीक, एच आपको दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। आप एच की जगह पे कितना रखेंगे, 5 हो गया। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं, आर आपको निकालना है। ये क्या हो जाएगा, 22 दूना 44। ये कितना हो जाएगा, मैं चाहूँ तो यहीं पे काट पीट सकता हूँ अभी, लेकिन मैं अभी नहीं काटूँगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आर को यहीं रखेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। ठीक, तो 110 इधर यहीं पे है, ये तो इधर ही है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और इधर ये जो 7 है ये बटा में है, तो इधर जब आएगा तो ये चला जाएगा चुपचाप ऊपर बिना कुछ कहे। ठीक, ये तो इधर आएगा तो ऊपर जाएगा गुणे में, और बाकी सब क्या होंगे, वो नीचे आएंगे। किसमें, किसमें आएंगे भाई, बटे में आ जाएंगे। तो नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, गुणे में आएगा इसके साथ 22, और इसके साथ गुणे में क्या आएगा, 5 आएगा। बराबर में क्या है, आर चुपचाप इधर ही है अभी। ठीक,
अब क्या हो जाएगा, 22 एकम होता है 22 और 22 पंचे होता है 110, यही तो होता है। 5 दूनी 10 के 0 1 है, फिर 5 दूनी 10 11, हाँ 22 एकम 22 और 22 पंचे 110, ठीक। 5 से कट गया 5, इतना हो गया ख़त्म। बच क्या रहा है 7/2, तो r बराबर कितना है 7/2, ठीक। अब आप अगर चाहें तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ये जो 7 है ये इसका क्या है, व्यास है, क्योंकि 2r बराबर क्या होता है 7, सॉरी त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। तो यही तो है, जो 7 है वो व्यास है, ठीक। लेकिन आपको निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और बचा 1 दशमलव आपने लगाया और क्या हो गया 10 हो गया, तो 2 पंचे हो गया 10। तो r का मान आपका कितना आ गया, r का मान आपका आ गया 3.5 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया उत्तर, ठीक। ये आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल है, यदि एक रोलर का व्यास 120 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा सा मिटाएं, अगला क्वेश्चन है, यदि एक रोलर का व्यास, रोलर है ठीक है, और रोलर का व्यास आपको दे रखा है, रोलर का व्यास कितना है 120 सेंटीमीटर, ठीक। रोलर का व्यास 120 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है। ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है, तो ऊंचाई अगर इसकी हम देखें तो इसकी जो ऊंचाई है, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि h, वो कितनी दे रखी है 84 सेंटीमीटर, ठीक। एक चक्कर में वह कितनी जगह को समतल करेगा। रोलर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है रोलर, मतलब बेलनाकार ही तो होता है रोलर, है ना। रोलर जो होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार ही तो होता है, तो कुछ ऐसा होता है, ठीक। अब ये क्या करेगा, बेलनाकार में है तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। तो पहली चीज़ अगर कुछ दे रखा है तो ये, इसको उसने क्या कहा ऊंचाई, और ये कितना दे रखा है आपका 84 सेंटीमीटर, ठीक। और दूसरी चीज़ अगर इसमें कुछ दे रखी है तो वो क्या दे रखी है, ये जो वृत्त बना हुआ है इसका व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है इसका व्यास, और व्यास इसका दे रखा है 120 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें व्यास की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक। तो त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, तो r बराबर क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं, r बराबर होता है d/2, d यानी कि व्यास, d/2, और d कितना दे रखा है 120, और 120 बटा अगर हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो r का मान आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि r बराबर आपका कितना है, r बराबर आपका कितना है, तो r बराबर आपका है 60 सेंटीमीटर, ठीक। आपको ये पता चला पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये तो आपको दिया ही था, ठीक। अब देखिए कितनी जगह को समतल करेगा एक चक्कर में, वो ये पूछ रहा है। तो एक चक्कर में जो ये समतल करेगा वो किसके बराबर होगा, इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसके बराबर, ठीक है। इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होगा जो जगह वो एक बार में समतल करेगा, ठीक। तो इसका जो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, कि एक चक्कर में समतल की गई जगह बराबर क्या हो जाएगा, रोलर का वक्र पृष्ठ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं वक्र पृष्ठ का सूत्र, तो रोलर का
वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, टू पाई आर एच, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ यही तो होता है और बेलनाकार ही है, तो 2 π r h ही होगा। ठीक, और यही हमको निकालना है, तो जितना ये आएगा उतना ही जगह वो एक चक्कर में समतल करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह हो जाएगा आपका 22/7, आर के जगह पर अगर कुछ रखने लायक है तो आपका ये है 60 सेंटीमीटर, और एच कितना हो जाएगा आपका दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो एच की जगह हो गया 84। ठीक, अब अगर आप इसको काटें तो कुछ कटने लायक इसमें अगर है तो वो ये है 84, 7 एकम 7 और 7 बरामा होता है 84, यानी कि 12 7 84। ठीक, अब इसको हम करते हैं गुणा थोड़ा सा, तो 22 दूना 44, और 44 को अगर हम 6 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, तो 44 को अगर हम 6 से गुणा करें तो हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 और 2 हासिल, और 6 चौके 24 और 2 26, इतना होगा। और इसको अगर हम 12 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 12 0 0, 12 चौक 48 के 8, 4 हासिल, 12 छक 72 और 4 76 के 6, 7 हासिल, 12 दूना 24, 36 और 1 31, कितना आएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आएगा। अगर गुणा गलती नहीं हुआ है तो यही आएगा। ठीक, 22 दूना 44, और 44 को अगर हम 60 से गुणा करें तो कितना होगा, तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26, 26 और 40 ये हुआ। इसको हम अगर 12 से गुणा करें तो कितना होगा, तो 12 चौक 48 के 8, 4 हासिल, 12 छक 72 और 4 हासिल, 76 के 6, 7 हासिल हैं, 7 हासिल, और 12 दूना 24 और 7 31, और ये जीरो था तो हमने ऐसे ही लगा दिया, तो 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह जो है वो एक बार में ये रोलर क्या करेगा, समतल करेगा। ठीक है, जो इसका वक्र पृष्ठ आया है उतनी ही जगह वो एक चक्कर में समतल करेगा। ठीक, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भैया लाओ। अगला क्वेश्चन ये था। अब इसके बाद अगला क्या है, सिद्ध करो कि एक बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए 10वां नंबर प्रश्न जो है वो क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कुछ करना ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा इसे ही आ जाएगा। अभी देखिएगा, सिद्ध करो कि बेलन के आयतन का दुगुना, मैं पूरा प्रश्न लिख रहा हूँ, सिद्ध करो कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार, उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध करो कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए माना बेलन
के आधार की त्रिज्या, माना एक बेलन है, ठीक है, और उस बेलन के आधार की त्रिज्या जो है वो क्या है, आर है, वो क्या है, आर है, ठीक, ये आर है, मेरा आर ऐसे ही रहता है, ये आर है, ठीक। तो उस बेलन के आधार की त्रिज्या आर है, ठीक। और क्या है उस बेलन में, और क्या होता है, बेलन की ऊंचाई, तथा लिख दे रहे हैं, तथा बेलन की ऊंचाई h है, क्या है, h है, ठीक। तो क्या होगा, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है ये चीज़, उस बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या किसके होगा, इस बेलन के आयतन है, उस बेलन का आयतन जो होगा, ठीक है, उस बेलन का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये आयतन है, बराबर होगा इसके वक्र पृष्ठ के और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर, ठीक। किसके बराबर होगा, वक्र पृष्ठ के और त्रिज्या के गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणा कर दे तो ये इसके बराबर हो, ठीक। ये प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन हमें पता है क्या होता है, ठीक। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है कि क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो हम ऐसे लिखेंगे LHS, इधर हम क्या लिखेंगे, अभी जब लिखेंगे तब लिखेंगे LHS, ठीक। तो LHS में हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, हमारे पास, या हम जानते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये हो गया आपके पास, यानी कि जो ये आपके पास बेलन है उसमें आपने क्या लिया है, आर लिया है त्रिज्या, एच लिया है ऊंचाई, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आयतन वाले में क्या, पाई आर स्क्वायर एच, आर एच एस में क्या लिखेंगे, आर एच एस में आप लिखेंगे वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, यही तो होता है भाई, दुगुना भी तो करना था, आयतन का दुगुना, ये तो मैं भूल ही गया, ये 2 भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या रहेगा, 2 रहेगा, आयतन का दुगुना अगर हम करेंगे तो 2 ही तो होगा, ये तो आपका इतना आयतन का सूत्र है, और इसमें लिखा हुआ है कि आयतन का दुगुना किया जा रहा है, ठीक। तो आयतन का जब दुगुना किया जाएगा तो ये 2 से गुणा होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक। ये हो जाएगा, वक्र पृष्ठ आपको दिया हुआ है क्या, 2 पाई आर एच, और अगर हम इसको त्रिज्या यानी कि आर से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 पाई, तो ऐसे रहेगा, ठीक। इसमें कुछ बदलाव आएगा नहीं, बदलाव किस में आएगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पर आर है, और आर का जब आर से गुणा होगा तो क्या होता है, जब क्या होता है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं, तो इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि आर का घात 2 हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और एच ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी 2 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, यहाँ पर भी 2 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो ये क्या हो गया, आर एच एस जो है वो किसके बराबर हो गया, एल एच एस जो है वो किसके बराबर हो गया, आर एच एस के। कितना बज रहा है, दिमाग काम करना बंद कर दिया, 3:15, रात के 3:15 बज रहे हैं, और क्या,
ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, बराबर आ गया। LHS जो हो गया वो RHS के बराबर हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि आयतन का जो दुगुना होता है वो क्या होता है, उसके वक्रपृष्ठ और आधार की जो त्रिज्या होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर हमने गुणा किया जब इसका, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2πr² आ गया। और आयतन जो होता है, आयतन होता है πr²h, और उसको जो हमने 2 से गुणा किया तो क्या हो गया, 2πr² हो गया। ठीक, तो अगर पेपर में आता है आप इस तरह से कर देते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि हमने पूरा उसी तरह से लिखा ही है। LHS RHS, माना बेलन की ऊंचाई ये है, माना आधार है की त्रिज्या ये है, तो सब मैंने उसी तरह से लिखा है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा ज़रूर, जुलूल से जुलूल मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। वाह, इतना बड़ा सवाल। क्या है, एक वर्गाकार भूखंड है, क्या है, वर्ग के आकार का है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और इसमें क्या दे रखा है कि वर्गाकार भूखंड जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें भुजा कितनी दी हुई है, 6 मीटर। तो अगर भुजा आपको 6 मीटर दी हुई है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, तो वही 36 आपका आंसर आ गया। 6 का स्क्वायर कर दीजिए बस। ठीक, तो इसको कराने कोई मतलब है नहीं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का आधार बताइए। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, जो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज आपके पास है। ठीक, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को मैं लिखता हूँ क्या, A। ठीक है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, कितना दे रखे हो भैया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, इसकी ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, यानी कि h कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, अगर आपको निकालना है कुछ तो निकालना है इसका आधार, और आधार को हम क्या बोलते हैं, आधार को हम लिखते हैं b। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये होता है एरिया। कहने का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ये हो जाएगा, तो ये हो क्या जाएगा, यहाँ पर जो जो आपको दे रखा है उसका मान रख दीजिए। तो एरिया यानी कि आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 48, इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, 48, बराबर का साइन है, बराबर लगा दिया, 1/2 ऐसे लिखा रहेगा, गुणे में ये जो बेस है यानी कि आधार है, ये आपको क्या करना है, निकालना है, तो इसको बी ही लिखा रहने दीजिए। एच आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर आप लिख दीजिए कितना, 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अभी हमने मान ही रखा है। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, हमने इसको काटा कितना आया, 3। मतलब क्या हो गया कि 48 बराबर क्या है, 3b, या b गुणे 3 जो भी कह लीजिए। ठीक, अब 3 को जब हम इधर भेजेंगे, इधर है गुणे में, ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 48/3, यही तो होगा। और 3 एकम होता है 3, और 3 16, 16वां होता है 48, यही तो होता है, 16 3 48। तो b बराबर आपका कितना आ गया, 16। सही किया हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं है ना, 2 3 6, 3 इधर आया, 16 48। ठीक है, यही आएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका, 16, और सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो b बराबर आपका कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया आधार। अगला प्रश्न क्या है, उस समांतर चतुर्भुज का आयाम, या फिर आयाम का मतलब है ऊंचाई। ठीक है, उस समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 15.68 मीटर स्क्वायर और आधार 5.6 मीटर है। ठीक, दे क्या रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज, अंग्रेजी में अगर बोले तो
इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक, क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो ये आपको दे रखा है, इसमें दे क्या रखा है? इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना दे रखे हो भैया? 15.68 मीटर स्क्वायर, यही तो है। देख लें यार, तुम क्या बताएं, बार बार लैपटॉप ही बंद हो जाता है। 15.68 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका दे रखा है क्षेत्रफल। और क्या दे रखा है? और दे रखा है इसका आधार। आधार इसका कितना दे रखा है? 5.6। कितना है? 5.6 मीटर। दशमलव दिख रहा है ना? देख लें। हाँ दिख तो रहा है, हमको तो दिख रहा है, बाकी पता नहीं। ठीक है, तो क्षेत्रफल है 15.68 मीटर स्क्वायर और आधार है 5.6 मीटर। और आपको इसमें अगर कुछ बताने लायक है तो इसका जो ये समांतर चतुर्भुज है, इसका ऊंचाई बताइए आप। क्या बताइए? ऊंचाई, यानी कि h आपको बताना है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? आधार को हम यहाँ पर ब्रैकेट में b लिख दे रहे हैं और क्षेत्रफल को a लिख दे रहे हैं। ठीक, आपको हिंदी में बताना है हिंदी में बताइए, अंग्रेजी में बताना है अंग्रेजी में बताइए। ठीक है, तो देखिए जो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि b इंटू एच। क्या होता है? आधार गुणे में होता है ऊंचाई, ये होता है। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, इसी से निकल कर आता है आपका ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला। कैसे निकल कर आता है थोड़ा सा अच्छा बता ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं जो हों क्या हों? समांतर हों और बराबर हों। ठीक, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या होता है? मान लीजिए ये इसका ऊंचाई है। ठीक, ये क्या है? इसका ऊंचाई है। अब देखिए ये जो पूरा वो है, ये क्या नाम है इसका? चतुर्भुज। तो पूरे चतुर्भुज का जो ऊंचाई होता है वो क्या होता है? ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। ठीक, इसको हम बोलते हैं बेस यानी कि आधार। अगर जितना ये है उतना ही क्या होगा? ये भी होगा, तो इसको भी हम बोल सकते हैं बेस। ठीक, तो इसको जिस पर ये बना हुआ है पूरा ऊपर का, इसको हम बोलते हैं बेस यानी कि आधार। और ये जो हमने डॉट डॉट ये बनाया है ना, ये वाला, ये क्या होता है? एच होता है। तो इसका जो सूत्र होता है, हमने क्या बताया कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब अगर इसी चतुर्भुज को हम क्या करें? बीच से ऐसे विकर्ण डाल दें, एक क्या डाल दें? ऐसे एक विकर्ण डाल दें, तो ये क्या हो रहा है? अगर ये ए बी सी डी पहले क्या था? एक समांतर चतुर्भुज था, तो अब ये क्या हो गया? दो त्रिभुज में बट गया। बटा कि नहीं बटा? एक त्रिभुज हो गया आपका बी सी डी और एक त्रिभुज हो गया आपका ए बी डी। यही तो हुआ, दो त्रिभुज में बट गया। तो जब पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल था आधार गुणे ऊंचाई, तो आधे जो जब इसको हमने दो बराबर भाग में बांट दिया, तो एक भाग जो है इसको क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जब दो बराबर भाग में बांट दिया तो क्या हो गया? दो त्रिभुज में ये बट गया। तो उस त्रिभुज का क्या होगा? तो जब बराबर भाग में बांटे हैं तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यही तो होगा, आधा हो जाएगा। तो ये आधा यही से आता है। तो जो पूरा इसका क्षेत्रफल होता है उसका ये क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और यही से निकल कर आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, सॉरी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो मैं बता क्या रहा था भाई? इसका निकालना था क्या? ऊंचाई। ठीक है,
क्या निकालना था, इसका ऊंचाई निकालना था। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई, ये तो आप समझ गए। ठीक, अब इसमें जो जो दे रखा है उसका मान रख दीजिए। तो आपको ये समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है यहाँ तक का, उसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 15.68 मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह पर आप पूरे के क्या लिख देंगे, 15 दशमलव, ये रहा दशमलव 68 मीटर स्क्वायर। और बराबर में क्या हो जाएगा, ये आधार आपको दे रखा है कितना, 5.6 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 दशमलव, ये है दशमलव 6 मीटर। और गुणे में क्या रहेगा, h। ठीक, h को हम उधर ही रखेंगे, 5.6 को ले आएंगे इधर। तो ये हो जाएगा 15.68 बटा क्या हो जाएगा, 5.6 बराबर में है h। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें काटा पीटी करना पड़ेगा। तो काटा पीटी अगर हम करें अब देखिए, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता है, दशमलव, जैसे दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये दशमलव को उठाइए, ये दशमलव को हटाइए, दोनों दशमलव हट गए। यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद में 2 अंक था, यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 ही अंक था। तो दशमलव के बाद को अंक को बराबर करने के लिए जिधर कम अंक है उधर क्या करिए, 1 जीरो बढ़ा लीजिए। तो अब बराबर हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी है, यहाँ नीचे भी 2 अंक है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, काटिए इसको, देखते हैं कितना कटता है। 28, किससे काटें इसको हम, 28 दूना 56 और 28, चलिए थोड़ा छोटे से ही काटते हैं, देखते हैं। 2 दूनी 4, 1 16, 2 अठे 16, 2 जीरो 0, 2 सतह होता है 14, 1 बचा 16, 2 अठे 16 और 2 चौक 8। ठीक, और 28 दहम्मा 280। ठीक है, यही तो होता है, 28 दहम्मा कितना होता है, 280। और 28 से गुणा करेंगे जब, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। ठीक, 28 कितना होता है, 784। तो हमने 784 को डायरेक्ट काट के क्या लिख दिया, 28 लिख दिया। ठीक, अब इसको हम काटेंगे तो 2 पंचे हो गया 10 और 2 चौदहमा हो गया 28। ठीक, h बराबर अभी हमारे पास क्या बचा है, ये 14 बचा है और ये नीचे बचा है 5, तो 14/5 अभी भी है। अब हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बचा 4, ये लगाए दशमलव, हो गया 40, 5 अठे 40। ठीक, कितना आ गया हमारा, 2.8 क्या है, मीटर। मीटर जो है वो इसका समांतर चतुर्भुज का क्या आ गया, ऊंचाई आ गया आपका, क्या आ गया, ऊंचाई। ठीक है, ये था आपका ऊंचाई। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। देखिए अगला सवाल है, एक घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी भुजा है 5 मीटर। अब देखिए एक घन है, घन का आयतन निकालना है और भुजा दी गई है 5 मीटर। तो आप जानते हैं कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो 25 पंचे 125, 125 मीटर क्यूब इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। तो आप ऐसे ही कर दीजिएगा। फिर दे रखा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर तथा 4 मीटर है। ठीक, अब भाई देखिए लंबाई आपको 10 मीटर दे रखा है, चौड़ाई 4 मीटर दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 10 गुणे 4, और 10 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 40। और 40 क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें क्या करना था, बस लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, आ जाएगा, गुणा कर दीजिए। फिर आपको दे रखा है एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। सूत्र आप जानते हैं, त्रिभुज का आधार 10 है और ऊंचाई 5 है, 1/2 गुणे 10 गुणे 5, 2 से 10 को काटेंगे हो जाएगा 5। ठीक,
और 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 25 क्या है सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये सब एकदम छोटे छोटे सवाल हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देख लीजिए, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो होती है उसको हम लिखते हैं h से। h हमें कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये शंकु है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर शंकु है। ठीक, क्या है ये शंकु है, और वो भी लंब वृत्तीय शंकु है। ठीक है, मतलब एकदम सीधा 90 अंश वाला। तो ऊंचाई इसकी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसका यानी कि r दिया हुआ है आपको कितना, r भी कुछ दिया हुआ है भाई, उसका भी देख लो। तो r आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसमें निकालना क्या है आपको l निकालना है। क्या निकालना है l निकालना है। क्या l मतलब क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक, इसको हम कहते हैं त्रिज्या और इसको तो हम कहते ही हैं ऊंचाई या फिर संगत ऊंचाई, जो भी कह लीजिए। ठीक, h को। तो इसमें आपको l निकालना है। अब देखिए शंकु कैसा होता है, ये टोपी देखे है ना जो बर्थडे में लगाते हैं, वही है, वही वाली टोपी है जो बर्थडे में लगाते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए ये आपका मान लीजिए क्या है केंद्र है, ये जो वृत्त बना हुआ है। ठीक, यार वृत्त भी नहीं बना है, थोड़ा ढंग से बनाने की कोशिश करते हुए एक बार पुनः थोड़ा सा सही बना। क्या बताएं, अब देखिए इससे सही नहीं बना पाऊँगा। ठीक, तो ये जो है ये क्या है इसका केंद्र है। ठीक है, जो वृत्त नीचे बना है, आप जानते हैं कि अगर ये केंद्र है तो ये क्या होगा, ये त्रिज्या ही तो होगा, है ना। ये क्या होगा, ये त्रिज्या होगा भाई, सीधी सी बात है। इसको हम r लिखते हैं। ठीक, इसको हम क्या लिखते हैं r लिखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से जो हम सीधे इसे खींचेंगे, ये सीधा है, तिरछा हो गया मेरा, इसको मत देखिए, सीधा है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं h बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको h बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं l, जो ये तिरछा वाला है। तो देखिए जब ये लंब वृत्तीय शंकु है, ये सीधा है बिल्कुल, तो ये क्या होगा, ये 90 अंश का कोण है। क्या है, ये 90 अंश का कोण है कि नहीं है, है। ठीक है, ये 90 अंश का कोण है, और जब ये 90 अंश का कोण है और इसमें h आपको दे रखा है और r दे रखा है, मतलब इसका कहने का क्या है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। अगर मैं देखूँ ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर ये, ठीक, इसको मैं नाम दे दूँ a, इसको मैं बोल दूँ b, इसको मैं बोल दूँ c, तो a b c क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो जब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और उत्तर पाइए। तो ये जो क्या है, इसको ये जो बड़ी वाली भुजा ये कर्ण हो गया आपका, ये जो ऊंचाई वाला है ये आपका लंब हो गया, और ये जो है नीचे त्रिज्या वाला ये आपका आधार हो गया। ठीक, तो इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए डायरेक्ट इसका जो सूत्र आता है वो ये होता है L बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब ये आया कहाँ से, तो ये देख लीजिए आप, ये यहाँ से आया कि अगर हम इस पे लगाएंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कर्ण वाली भुजा है, तो कर्ण वाली भुजा इसमें क्या दे रखी है, L दे रखी है। तो हमने क्या दिया, हमने क्या किया, इसको L का स्क्वायर किया। इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो लंब का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर है h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, जो है r का स्क्वायर है, मतलब जो आधार का स्क्वायर है और आधार r है तो r का स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे
एल से स्क्वायर जब हटेगा तो क्या होगा, इस पर भाई करड़ी ही तो लगेगा, तो वही तो है, अंडर रूट ही तो लगा है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रख देंगे एच और आर का। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान है 12 तो हमने यहाँ पर रखा 12 का स्क्वायर, प्लस आर का मान है 5 तो हमने यहाँ पर रखा 5 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, 12 बराबर 144 प्लस 5 पचे 25। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 4 5 9 4 2 6 169। कितना हो जाएगा, 169। और 169 का जब हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 13। इसको चाहे तो हम ऐसे 2 बार अंदर करके फिर 1 बार बाहर ला सकते हैं। ठीक, तो ये जब जो 2 बार अंदर होता है तो कितनी बार बाहर आता है, 1 बार। तो ये आ गया आपका 13 बाहर, और यही क्या हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो एल बराबर आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। भाई कहाँ गया डस्टर, कपड़ा, पोंछा। देख ले, मेरा फ़ोन तो नहीं स्विच ऑफ हुआ क्योंकि डिस्चार्ज भी था ये। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन बचा है, हो जाए तो अच्छी बात है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो है वो है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, एक लंब वृत्तीय बेलन है, क्या है, बेलन है, बेलन। ठीक, और इस बेलन में क्या दे रखा है, इसका जो आधार है उस आधार का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखो, जो बेलन है, बेलन का आधार क्या होता है, एक वृत्त ही होता है। ठीक है, क्या होता है, एक वृत्त ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर का मान समझ लो यहाँ तक दे रखा है ये। ठीक, ये क्या दे रखा है, कहने का मतलब है इसके कि पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है ये 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हैं, बस इसी से क्या करना, हमें इसके आधार का व्यास निकालना है। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर लिखा इसी का काम भी लगेगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जो आधार का है, हमने अभी क्या बताया, एक वृत्त होता है आधार। ठीक है, बाल्टी में आप क्या देखते हैं, ऐसे गोल गोल नीचे होता है ना, बाल्टी में नीचे गोल गोल ऐसे रहता है, पेंदी उसका जो होता है, गिलास जो होता है, गिलास का जो नीचे का तली होता है, देखे हैं ना, गोल गोल ही तो होता है। तो क्या है, ये सब बेलन ही तो है, ये सब क्या होता है, बेलन। तो उसका जो गोल गोल होता है पेंदी, जो उसका तल होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपको क्या दे रखा है, केवल आधार का क्षेत्रफल आपको दिया था, ना कि पूरे के पूरे बेलन का। ठीक, तो आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल दे रखा है 16 पाई। आपको निकालना क्या है भाई, तो निकालना है आपको इसका जो व्यास है, व्यास निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 पाई, ऐसे लिखा रहेगा, और ये वाला पाई हम इधर लेके चले जाएंगे। ऐसे यहाँ भी काट सकते थे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे इधर ला के हम काटेंगे, अच्छा लगता है तड़पा के मारना। ठीक, पाई से पाई को काट दिया हमने। आर स्क्वायर बराबर क्या है, 16 बचा है हमारे पास। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 16 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटा और इधर करड़ी बन गया। ठीक, इधर से सावधानी हटी, इधर दुर्घटना घटी। ठीक, तो आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए आर बराबर हो जाएगा 16 को क्या देख सकते हैं हम, 4 गुणे 4, और जब हम आर बराबर यहाँ पर लिखेंगे तो ये दो बार है करड़ी के अंदर, वो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो आर बराबर आपका आ जाएगा क्या, 4 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा, यही तो आपका उत्तर होगा।
है ना। आज का क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे आज के, 2-4 तो हमने ऐसे मुँह ज़बानी करवा दिए, आपको बता दिए। अगर उसको भी लिखता तो अभी 15-20 मिनट और चलता कम से कम, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन लिखता हूँ तो सोचता हूँ कि जितनी बार लिखता हूँ उतनी बार सोचता हूँ कि मैं समझा के मतलब करवाऊँ, ठीक है, इस तरह से समझाऊँ कि समझ में आ जाए। तो मैं उसको तब तक समझाता रहता हूँ जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूँ, ठीक। तो आज इतने सारे क्वेश्चन थे हमारे पास, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ज़रूरत पड़े तो दोबारा सेशन को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वो बेलन वोलन वाले थे वो थोड़े अच्छे थे, बाकी तो बाद में सब ये वृत्त वृत्त वो त्रिभुज आयत वाले जो आए हैं ये सब वैसे ही थे। स्टार्टिंग के तो थोड़े से क्वेश्चन थे वो अच्छे थे, लेकिन देखना ज़रूरी है पूरा सेशन, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतना गलती होने का चांस कम होगा, उतना स्पीड आपका बढ़ेगा, उतना अच्छे से आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, ठीक। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई दिक्कत आता है तो आप हमसे संपर्क करिए, और बस इतना बहुत है। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, बिना लाइक किए कोई मत जाना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो बस इतना ही, बाकी 4 बजने वाले हैं, तो अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूँगा और थोड़ा सा आराम करना चाहूँगा। तो आज का जो क्लास था वो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, खुदा हाफिज़।